तो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि संविधान भारत का बदला गया है। राहुल गांधी जी भी हाथ में संविधान लेके आजकल कॉन्स्टिट्यूशंस को ऑफ इंडिया को लेके चलते रहते हैं और बहुत बताते रहते हैं लोगों को कि संविधान को बदल दिया गया है। तो क्या वाकई में संविधान बदला गया? आप संविधान तो बदला गया है, लेकिन जिन्होंने हाथ में लेके जो शो कर रहे हैं पब्लिक के सामने, बदला भी उन्हीं लोगों ने। आपने देखा होगा कि लोग जो गलतियां करते हैं आज की डेट में, वो लोग शोर मचाना शुरू कर दे ताकि उनकी गलतियों का पता ना चल जाए। आज हमारे भारत में आप देखोगे हमारे सबके नाम राम से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। किसी का नाम सीता राम है, किसी का रामदेव है, तो सब भगवान से चले आ रहे। संविधान को जिन्होंने बदला है वो एक्शन उन पे होना था, लेकिन उन पे एक्शन हो नहीं रहा। वो सत्ता हथियाना चाह रहे संविधान बदलने के चक्कर में। कोई किसी की बहन के साथ अगर कुछ होता है अत्याचार, तो उसको एक जाति का बता दिया जाता ताकि भावनाएं भड़के। देश के लिए हर शहीद होने वाला बच्चा वो पूरे देश का बेटा है, किसी एक जाति का नहीं है। आजकल क्या होता है कि कोई भी 18-19 साल का 20 साल के बच्चे के ऊपर रेप केस लगा दिया जाता है। तो अगर किसी के ऊपर रेप केस लग गया है, FIR रजिस्टर्ड हो गई है, तो वो कौन से स्टेप उठाए, क्या कदम उठाए, वो डरे या किस तरीके से पुलिस को फेस करे या कंसल्टेंट के पास किस तरीके से जाए, उसमें थोड़ा सा आप हमें बताइए। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो आज के टाइम में क्या है कि लोगों को लॉ के नाम पर काफी डराया जा रहा है और लोग कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया को बिल्कुल भी नहीं जानते, ना उनको FIR के बारे में पता, ना धाराओं के बारे में पता। तो इन्हीं सभी रोचक तथ्यों पर बात करने के लिए हमारे जुड़ चुके हैं भूपिंदर सिंह जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले काफी सालों से। तो आपको वो बारीक चीजें बताएंगे जिनको आप समझने के बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या देश का जो लॉ चल रहे हैं या जो भी हमारी धाराएं हैं या जो फेक केसेस लोगों पे लगाए जा रहे हैं, आपके अंदर से बिल्कुल डर निकल जाएगा। आप बिल्कुल अपने आप को इस तरीके से एजुकेटेड मानोगे कि आपको एक एक चीज बारीकी पता चल जाएगी लॉ के बारे में, कि किस धारा में किस तरीके से आपको ट्रीट करना है, क्या क्या स्टेप लेने हैं और एक एडवोकेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एक लीगल कंसल्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इस बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि लोग हर चीज हायर कर लेते हैं। एक इंश्योरेंस ले लेते हैं, बाइक का ले लेते हैं, गाड़ी का ले लेते हैं, डॉक्टर भी अपॉइंट कर लेते हैं, बट नहीं करते तो एक लीगल कंसल्टेंट हायर अपनी लाइफ में, जिस वजह से उनको काफी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो उस बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको लॉ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में और अभी जो देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम कर रहा है और बेसहारा लोगों को किस तरीके से एग्जॉर्ट किया जा रहा है, उस बारे में भी हम बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भूपिंदर सर, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर, बढ़िया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम सर। तो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि संविधान भारत का बदला गया है। राहुल गांधी जी भी हाथ में संविधान लेके आजकल कॉन्स्टिट्यूशंस को ऑफ इंडिया को लेके चलते रहते हैं और बहुत बताते रहते हैं लोगों को कि संविधान को बदल दिया गया है। तो क्या वाकई में संविधान बदला गया? आप थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को इस बारे में। देखिए, संविधान तो बदला गया है, लेकिन जिन्होंने हाथ में लेके जो शो कर रहे हैं पब्लिक के सामने, बदला भी उन्हीं लोगों ने। आपने देखा होगा कि लोग जो गलतियां करते हैं आज की डेट में, वो लोग शोर मचाना शुरू कर दे ताकि उनकी गलतियों का पता ना चल जाए। आप देखो, सत्य बोलने वाला कभी भड़कता नहीं है। तो इन लोगों की कमियों का पता ना, कोई इमोशनल ब्लैकमेल, क्योंकि आज जो शासन है वो शासन करने के लिए आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसी पावर की जरूरत नहीं है, महाराणा प्रताप जैसी आपको 80 किलो की जरूरत नहीं है। आज जो शासन करने के लिए इन्होंने टीवी कमरे में बैठकर AC के एक नीति बनाते हैं कि लोगों को कैसे तोड़ा जाए, लोगों की भावनाओं को कैसे भड़काया जाए और उनको पहले अलग कर दिया जाए, टुकड़ों में बांट दिया जाए, फिर उन टुकड़ों को वोट बैंक बना दिया जाए। तो इस तरह से ये चलता रहता है। आज की विडंबना ये है कि सभी के सामने कोई इंटरव्यू दे रहा होता है, बिल्कुल झूठा बोल रहा होता है कोई नेता, लेकिन हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है कि हम उसके झूठ को रोक सकें। बिल्कुल सही बात। और हम झूठ सुनते रहते हैं। आप देखिए, 24 घंटे झूठ चलता रहता है, उसको जानने का, नापने का कोई पैमाना नहीं है। जबकि झूठ बोलने पे सबसे बड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए था। आज झूठ बोलने पर ही लोग शासन कर लेते हैं। आप कोई भी आया, किसी के बारे में गाली दे दिया, वो मुख्यमंत्री बन गया, उसे करना कुछ नहीं है, फिर एक गाली और दे दिया, लोग भूल गए, मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे भाई, अपने घर से लेकर आ रहा है, किसी का टैक्स आ रहा है तो तू उनको दे रहा है, बिल्कुल है, राज तू कर रहा है, उससे लेकर उनको दे रहा है। तो अरे तूने क्या प्लान बनाया कि उसको स्वावलंबी बना दिया, सेल्फ मेड बना दिया,
भाई कोई भी व्यक्ति है उसको स्वावलंबी सब बनना चाहते हैं, कोई भीख मांगना नहीं चाहता, कोई सरकार से नहीं लेना चाहता, लेकिन तुम स्थितियां ऐसी बनाते हो ताकि उनको भिखारी बनाने की कोशिश करके और उनके वोट बैंक बना दिया जाता है। तो आज मैं आपके सामने ये पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि संविधान को कैसे बदला गया और जिन्होंने संविधान को बदला वो कैसे उस संविधान को ये शोर मचा रहे हैं कि संविधान को बदलने जा रहे हैं, इस तरह का शोर मचा देते, वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब आप देखिए जब संविधान बना तो उसमें हमारे महाभारत की फोटो थी, राम भगवान की फोटो थी, कृष्ण की फोटो थी जी, है ना, तो हमारे हनुमान जी की फोटो थी। अब उसको हटा दिया गया तो किसने हटाया? गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बिल्कुल, है ना, इसमें कोई पॉलिटिकली बात ही नहीं है। जो जिसकी गवर्नमेंट थी उसने हटाया, लेकिन आज संविधान किसने हाथ में ले रखा है? कांग्रेस ने। कांग्रेस। तो कांग्रेस वाले से इमोशनली ब्लैकमेल कर संविधान को बदला जा रहा है। आपसे ये फैसिलिटी छीन ली जाएगी। अरे भाई हमको ऐसा बनाना है, स्वावलंबी बनाना है ताकि लोग डर ना सके ये फैसिलिटी वो छीन लेंगे। तो अब इन्होंने बदलने के बाद देखिए कैसे किया। आज हमारी पूरी दुनिया में हमारे राम भगवान के आदर्श माने जाते हैं। हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी इंडिया में रामलीलाएं होती हैं। राम के ही नाम पर सारे आज हमारे भारत में आप देखोगे हमारे सबके नाम राम से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। किसी का नाम सीता राम है, किसी का रामदेव है, तो सब भगवान से चले आ रहे। उस राम का फोटो आपने हटा दिया संविधान से, तो इसका मतलब क्या था? इन्हें वो हटा के एक वोट बैंक ऐसा बनाया गया राम को ऊंची जाति का दिखाकर, या आपकी परिस्थिति ऐसी हुई है। अरे उनकी परिस्थिति जिनकी अगर खराब आपको दिखा दे रही, वो विदेशी आक्रांताओं ने की है। वो किसी यहाँ के व्यक्ति ने, जब युद्ध चल रहा है, हजारों साल से युद्ध चल रहा है, तो कुछ लोग भटक गए, कुछ लोग युद्ध से दूर चले गए या मुख्य धारा से अलग हो गए, जंगलों में जाना पड़ गया, किसी को कुछ करना पड़ गया युद्ध जीतने के लिए। तो उनकी स्थिति ऐसे आई, तो वो उनको ना बताकर उनको बता दिया गया आज तुम्हारी स्थिति ऐसे की। हमारे पूर्वजों के बारे में गलतफहमी फैला दी गई कि हमारे पूर्वज जातिवादी थे, उनको जातिवादी सिद्ध करने के लिए तो ये संविधान से हटाया गया इसी वजह से, ताकि जातिवाद बढ़ाया जा सके, जाति भड़काई जा सके और एक वोट बैंक बनाया जा सके। तो अब आज देखिए, मैं ये कह रहा था कि हर दशहरा को रावण को फूंका जाता है, लेकिन इन्होंने संविधान को ऐसा बदला और संविधान को बदल के लोगों के दिमागों को बदल दिया गया। संविधान बदलने का मतलब ये नहीं कि फिर दिमाग में बदल दिया गया, क्योंकि जब उनसे हमारे पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही, उनके बारे में कोई कुछ कहने लगे, अरे तुम्हारे पूर्वजों ने ये क्या, तो वो सही मान लेगा। उनको बताया ही नहीं जा रहा, ना संविधान से हटा दिया गया वो चीज़। तो एक रावण रूपी को हम हर साल फूंकते हैं, उस रावण को आपने इलेक्शन लड़वाया, नाम रावण रख दिया गया और उसे संसद में बैठा दिया गया, और उस रावण को उसका नाम रखा गया जो हनुमान जिस जाति से आते हैं। हनुमान की जो सेना थी, जो राम की सेना थी, उसी राम की सेना से एक व्यक्ति को रावण का नाम देकर जिताकर और उसका सामने ले आए। तो देखिए संविधान बदलने का कितना बड़ा असर हुआ, जातिवाद फैला, उनका वोट बैंक बन गया। आज वो जाति जिसको इन्होंने बताया कि आपको छोटा कर दिया गया, वो जाति पूरी की पूरी वो रावण के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो सेना राम की थी। तो देखिए, तो कितना बड़ा गलत काम हो गया कि जो राम की सेना थी उसने अपना नाम रावण रखना शुरू कर दिया। सही बात है, और उसको संसद में बैठा दिया। तो संसद में बैठाने के बाद जो है आपने ऐसा कर लिया, तो ये देखिए कितना बड़ा इफेक्ट हुआ। तो संविधान किसने बदला, ये आपको सोचना होगा। इस बारे में मैंने आपको दिखाया कि संविधान को यूं बदला गया ताकि हमें जातिवाद में बांट के अपना वोट बैंक बना दिया गया, और जो राम की सेना थी उस राम की सेना में रावण पैदा कर दिए गए और संसद तक वो पहुंच गए और वो संविधान उठाए घूमते हैं। आज अरे अंबेडकर जी ने क्या बताया उसके बारे में आप जनता को बताइए ना। और अंबेडकर जी को परेशान किसने किया उनके बारे में बताइए। अंबेडकर जी को शिक्षा पद्धति के लिए किसने भेजा इतना बड़ा खर्च करके, उनके बारे में बताइए। आप कुछ एक समय इमोशनली ब्लैकमेल करिए, बदल दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। अरे बदले तो तुम हो, जो तुम्हारा नाम ही और रावण रख दिया गया, बदले तो तुम हो, और कोई तो बदला ही नहीं है। और तो इसकी देश की सेवा कर रहे हैं बेचारे आम जनता। आप गांव में जाइए, सब आराम से रह रहे, किसी को कोई जातिवादी नहीं है, लेकिन तुम जातिवाद यहाँ दिखा दिखा कर भड़का रहे हो। अरे यही इस लोकतंत्र की कमजोरी है कि इन पे एक्शन नहीं हो पाता और ये लोग आपस में फूट डालना चाहते हैं। अरे राजनीति करनी है तो दूसरी राजनीति भी हो सकती है, आप अपनी योजनाएं बता सकते हो, योजना कोई नहीं बताएगा। मैं आपको स्वावलंबी कैसे बनाऊंगा, आपकी जो स्थिति खराब है वो कैसे बनाऊंगा, वो कोई प्लान नहीं बताएगा। इमोशनली आपको इन्होंने ये जो आपकी स्थिति है ये इन्होंने पैदा की है। जो संघर्ष करके आगे बढ़ गया, जो संघर्ष में पीछे रह गया, या कोई उसकी ऐसी परिस्थिति आई कि उसको भागना पड़ गया, जो क्योंकि विदेशी आक्रमण आ रहे थे,
तो उनको सही फैक्ट में बताना था। विदेशी आक्रांता इतना हमला करते थे, लोग किले छोड़ के भाग जाते थे, किलों में लाखों लाखों रानियों को जलाया गया, लाखों लाखों रानियां क्या हिंदुओं को जलाया गया। आज उनके एक स्तंभ भी नहीं बना हुआ है। ये बड़ी विडंबना, जहाँ 16 हजार हमारी माताएं बहना जली है, जौहर किया विदेशी आक्रांता, आज एक स्तंभ तक नहीं बना। इस जातिवाद को इतना भड़का दिया गया। जो हमारी माताएं बहना, किसकी किसी एक की माता बहन थी वो, क्योंकि उस समय पूरा समाज ही किले के अंदर रहता था, गांव ही नहीं थे उस समय, काम करते थे सब किले के अंदर सोते थे। लोगों को बता दिया गया वो किले उनके, अरे वो पूरी जनता के थे। आप रिसर्च करिए, सारी जनता किले के अंदर ही सोती थी, उसमें रक्षा करने के लिए एक सेना होती थी। लेकिन जातिवाद भड़का दिया गया और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा। संविधान को बदल दिया गया। संविधान को जिन्होंने बदला है वो एक्शन उन पे होना था, लेकिन उन पे एक्शन हो नहीं रहा। वो सत्ता हथियाना चाह रहे संविधान बदलने के चक्कर में, तो उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने के चक्कर में। हमारे यहाँ जातिवाद है ही नहीं था। जाति शब्द हमारे किसी शास्त्र में भी नहीं लिखा हुआ, कोई बता दे जाति शब्द लिखा हो तो ये सारी संविधान को तो जिन्होंने बदला, वो मैंने उस पर एक अपना विचार रखने की कोशिश की है, उसका इफेक्ट क्या हुआ इस पर बताने की कोशिश करिए। तो लोग इनके भड़काने में ना आए, लोग सही जानकारी करें, और हमारे पूर्वज कभी कोई जातिवादी नहीं हुए हैं, ये इस पर रिसर्च करें और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें। क्योंकि ये ऐसे लोग, अगर कोई किसी की बहन के साथ अगर कुछ होता है अत्याचार, तो उसको एक जाति का बता दिया जाता ताकि भावनाएं भड़के। अरे वो बहन तो सबकी बहन है। ऐसे जो हमारी माताएं बहनें उन्होंने जौहर किया, उनको भी एक जाति का बताकर अलग कर दिया गया। देश के लिए हर शहीद होने वाला बच्चा वो पूरे देश का बेटा है, किसी एक जाति का नहीं है। क्योंकि वो पूरे देश को जब वो शहीद होता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं किसी एक जाति के लिए शहीद हो रहा हूँ, वो ये सोचता है मैं पूरे देश के लिए शहीद हो रहा हूँ। और जो उस शहीद को किसी एक जाति का बताकर और महिमा मंडन करते हैं और दूसरी जाति वाले जो शहीद हुए हैं उनको छोटा बताते हैं, तो ये एक अपने में अपराध साबित होना चाहिए, अपराध है देश के साथ। तो इस तरह से हम लोगों को ये भड़काया जाता है। संविधान को बदल दिया गया। लोग अपनी प्लानिंग उनको बतानी चाहिए। ये चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए। चुनाव आयोग को पावर ज़्यादा होनी चाहिए कि भाई जो आदमी एक फेक चीज़ें दे रहा है या फेक चीज़ें बता रहा है कि ये चीज़ें ऐसे होने जाए, तो उन चीज़ों पर बैंड लगे और उनकी योजनाएं जो हैं जनता को पता चला इनके अंदर कितना दिमाग है, अपनी योजनाएं लेकर आए। और अभी तक जो आपने किया है, जो आप सत्ता में रहे, वो क्यों नहीं कर पाए, इन चीज़ों का जवाब लेना चाहिए। और चुनाव आयोग को इन चीज़ों का जवाब लेकर अगर वो गलत काम करे तो उन पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनकी चुनाव आयोग को डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करने की पावर होनी चाहिए, ताकि इन तत्वों से बचा जाए जो जनता को भड़काते, जनता में जातिवाद फैलाते हैं। तो ये मैंने अपने विचार रखे इस पर। बिल्कुल सर, आपके विचार से मैं काफ़ी सहमत हूँ और विचारों में मैंने आपकी इतनी सारी बात सुनी, काफ़ी आपने विस्तार में लोगों को समझाया कि अगर संविधान बदल गया है तो उसका क्या इफेक्ट हुआ है और वाकई में संविधान को बदलने की कोशिश की गई है। तो मेरा इसी में से सर एक सवाल निकल कर आता है कि जो चुनावी पार्टियां हैं, चुनाव होने से पहले बहुत सारी अपनी योजनाएं बताती हैं कि हम सड़क बनाएंगे, हम पुल बनाएंगे, हम पानी साफ देंगे, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको फ्री में बिजली देंगे, फ्री में राशन देंगे। लेकिन वो सारी योजनाओं में से सिर्फ 20% काम हो पाता है और 80% काम जो है वो पेंडिंग चला जाता है। तो क्या ऐसा कोई संविधान में रूल आना चाहिए कि अगर आप अपने काम को कंप्लीट करने में असमर्थ रहते हैं तय समय में, तो आपको दोबारा इलेक्शन लड़ने की परमिशन ना दी जाए और आपकी पार्टी को बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और दोबारा आप कभी राजनीति में अपना कदम भी ना रख पाए? तो क्या आपके इस बारे में क्या विचार है? देखिए, आपका अच्छा क्वेश्चन है। और जो हमारी व्यवस्था थी बिफोर संविधान, जी, संविधान से पहले, क्योंकि पहले भी ये देश चल रहा था और ये सबसे पुराना देश है। भारत देश की सभ्यता और भारत देश की संस्कृति और भारत देश दुनिया का सबसे पुराना देश, पुरानी संस्कृति। अर्थात आप ये हमारी रिसर्च भी आगे हम बताएंगे कि दुनिया की ही शुरुआत ही भारत से है जी। उससे पहले दुनिया कहीं थी नहीं, शुरुआत ही दुनिया की भारत से है। तो अब इन लोगों ने क्या बदला है, संविधान कैसे बदलते ये चले गए? अंबेडकर जी ने ऐसी व्यवस्था करी थी ताकि जिम्मेदारियां हों, लेकिन उन पर बड़े प्रतिबंध लगाए गए, उनकी बातों को बहुतों को माना नहीं गया। आपने जो बात कही कि राजनेता जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाते, इन्होंने संविधान में इस तरह से परिवर्तन करते हैं ये लोग ताकि जो शासन पद्धति, जो शासन करने वाले लोग हैं, उन पर कोई आंच ना आए, वो कुछ भी करते रहे। बिल्कुल। तो सारा कानून इसी तरह से बनाया गया है, जो संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए हैं, जो राज कर रहे हैं, वो किसी तरह से फंस ना सके।
जी। इस तरह से मोड़ा जाता है, वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे बड़े बड़े लोगों ने गलत काम कर रहे हैं, जो सजा जिनको मिल चुकी है जिन नेताओं से, पूरी वो अभी भी देश चला रहे हैं, वो अभी भी पार्टी चला रहे हैं, उनके टीवी वाले अभी भी पत्रकार जो है उनके स्टेटमेंट देकर जनता को सुना रहे हैं। अरे जिनको संविधान सजा दे चुका है, अब उनका मतलब क्या चुनाव में आने का है? तो ये संविधान को इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से मोड़ने की कोशिश की गई है जब से संविधान बना है, ताकि ऊपर राज करने वालों पे कोई आंच ना आ सके। अब मैंने करी बिफोर संविधान की बात कि संविधान से पहले क्या व्यवस्था थी। संविधान से पहले व्यवस्था थी, सारी जिम्मेदारी राजा की थी। हाँ, एक चीज भी अगर गलत हो गई है तो उसका जिम्मेदार राजा होता था, वो सबसे पहले गर्दन अपनी कटवाता। आज का जो राज करने वाला है एसी के कमरे में बैठता है, छींक भी नहीं आ सकती उसको, मच्छर भी नहीं काट सकता, मच्छर भी नहीं काट सकता उसको पता नहीं मच्छर काटने का दर्द क्या होता है, तो देश की सेवा कैसे करेगा वो? सही बात। वो देश की सेना का दर्द कैसे जानेगा, देश के शहीदों का दर्द कैसे जानेगा? तो ये प्रॉब्लम है। तो आपको पता चला, या ये इन पे ये विचार करना है कि संविधान को किस तरफ ले जाया जा रहा है, ताकि जो देश पर राज करने वाले हैं वो सेफ रहें। तो इस तरह पे हमें देखना होगा। और इनकी जो लॉलीपॉप ये देने की कोशिश करते हैं, उससे कोई पूछे भाई तू अपने घर से लाके देगा क्या? तू फ्री ये जो दे रहा है इसकी व्यवस्था ये बताइए, फ्री में दूंगा तो कहां से लेकर आऊंगा? तब आपको पता चलेगा कि वो कहां से दे रहा, भाई इसमें नुकसान तो नहीं हो रहा। अरे भाई एक कोई भी देश में पैसा आता है, कोई भी योजना आती है, वो योजना देश के टैक्स से चलती है, टैक्स से ही पैसा आता है, कोई खैरात नहीं मिल रही कहीं से। कोई अगर बाहर से विदेश से पैसा आ रहा है तो वो कर्जे में आएगा। तो जब टैक्स, दूसरा आदमी जो कोई टैक्स दे रहा है और वो योजना उधर जा रही, तो वो बताना चाहिए कि मैं फ्री बिजली दे रहा हूं, फ्री पानी दे रहा हूं। तो आपकी ये योजना, पूरी योजना का आप एक पेपर आना चाहिए, उसमें सारे पॉइंट लिखे होने चाहिए कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, तो हम जो बिजली फ्री में जो नुकसान हो रहा है वो पैसा कहाँ से पूर्ति होगी, एक एक चीज डिटेल में होनी चाहिए। क्योंकि आप शासन करने जा रहे हैं, कोई मजाक करने नहीं जा रहे। देश की सुरक्षा का मामला है। अगर देश में पैसा नहीं होगा तो देश कोलैप्स हो जाएगा, देश चल नहीं पाएगा। तो ये लोग बड़ी हल्की बात समझ लेते हैं, मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं वो फ्री दे दूंगा। हम मना नहीं करते, फ्री दे आप दीजिए, लेकिन पूरी जानकारी जनता के सामने होनी चाहिए। क्योंकि आप कहते हैं एक तरफ जनता मालिक है, अरे जनता मालिक कैसे हो गई जब आप अपराध में पकड़े नहीं जा सकते? जनता तो छोटे से अपराध में पकड़ कर जेल के अंदर चली जाती है, तो जनता मालिक कैसे हो गई? आपको ये भी झूठ बोला जाता है कि जनता मालिक है। जनता मालिक लोकतंत्र में बोला जाता, लेकिन जैसे ही वो जनता सरकार को चुन ले, जैसी जनता उस नेता को चुन लेती है, तो वो नेता क्या हो जाती है? सरकार। वो नेता नहीं रहता, वो सरकार हो जाती है। क्या सरकार के पास जाने की व्यवस्था है कोई? क्या कोई जा सकता है? कोई नहीं जा सकता, कोई अपनी बात कह सकता। बड़ा सिस्टम बना हुआ है। एक जरा से क्लर्क से मिलने के लिए बड़ा भारी सिस्टम पे आपको जाना पड़ेगा, मीडिएटर पकड़ने होंगे, अपना काम करने के लिए कुछ करने होंगे, फिर आपको कहीं सरकार दिखाई नहीं देती। अब आदमी ने वोट तो किसी नेता को दिया था, फिर काम जाए कहाँ जाए? सरकार को कहाँ ढूंढे? नेता तो मिल देगा ही नहीं आपको, नेता तो मंत्रालय में होगा। आज मीटिंग मिलवा सकता है क्या कहीं? सही बात है। तो ये संविधान की ये कमियां, ये संविधान के बारे में जो बात कर रहे हैं, संविधान को उधर मोड़ा जा रहा है। किन्होंने मोड़ा है? वो सारी बातें मैंने आपको बताई कि मोड़ के उन्होंने क्या किया? जातिवाद भड़का दिया। जातिवाद, जो राम की सेना थी उसमें ही रावण नाम रख दिया। तो ये इस तरह से चाहते हैं, यानी कि हमारे राम राज्य को या राम के बारे में इस तरह की बातें जातिवाद फैलाते हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने किसी एक के लिए काम नहीं किया, राम ने किसी एक के लिए ना कोई कर सकता। हमारे इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में, हमारे शास्त्र में किसी भी राजा ने ना तो छोड़ के भागा देश को, सबसे पहले अपनी कुर्बानी दी, ना ही जातिवाद फैलाया, ना ही किसी शास्त्र में जातिवाद है। अगर हमारे कोई रामायण लिखी हुई है, बाद में उसने किसी ने ऐड कर दिया, ऐड करके बरगला लिया, जैसे आज रावण नाम रख के ये कर रहे हैं। तो इस तरह से शासन करने वाले जो ये एसी के कमरे में बैठ के जो प्लानिंग बनाते हैं हमें लड़वाने की, और जो है देश की संस्कृति से दूर करते हैं, तो इन लोगों को देखने की जरूरत है और लोगों को इनके बरगलाने में आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फ्री की बात कर रहा है तो वो घर से दे रहा हो तो दे, नहीं तो उससे पूरी योजना पूछिए कि तू कहाँ से दे रहा? हमारे देश में पैसा नहीं हो तो कैसे चलेगा देश? सेना पे कहाँ से खर्चा होगा? कि कैसे व्यवस्था? सरकार को नौकरी कहाँ से देंगे सरकारी आदमियों को? तो ये सारी चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो उसका पूरा वो प्लान आना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से लाएगा। कमा तो एक पैसा नहीं रहा, उस पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है।
तो ये योजनाएं आनी चाहिए, ना कि फ्री नहीं, योजनाएं। स्वावलंबी, वो भिखारी कोई बंदा नहीं चाहता, हर आदमी स्वावलंबी बना चाहता, स्वाभिमानी से रहना चाहता है। तो आप ये स्वाभिमान को खत्म करते हैं फ्री देकर, स्वावलंबी बनाइए, आप योजना बनाइए, उसके लिए उसकी फैक्ट्री के लोन दीजिए, उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करिए, आप ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दीजिए। आज आईटी इंजीनियर जो अपने पैसे से बड़ी बड़ी मेहनत करके जा रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था करिए ना किसी को फ्री की जरूरत ही ना पड़े, कोई फ्री नहीं चाहता। तो सर जैसे अभी दिल्ली में चुनाव आने ही वाले हैं और हम बात ही करें संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, चुनावी योजनाओं की, चुनावी पार्टियों की, तो पहले जो चुनाव होते थे या चुनाव जो टिकट बांटी जाती हैं वो धर्म के नाम पे बांटी जाती थी कि इस एरिया में इस धर्म समुदाय के लोग ज्यादा रहते तो इसको टिकट दे दो, अब इसके ज्यादा रहते इसको दे दो। बट अब एक नया ट्रेंड चला आया है कि एक काम करो, इस एरिया में थोड़े गरीब लोग रहते हैं तो फ्री बीस का एडवर्टीजमेंट ज्यादा कर दो, और यहाँ पर थोड़े अमीर रहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा धर्म के लोग के टिकट दे दो। और कुछ नए नेता आए, उन्होंने कहा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन वो नई राजनीति ले आए, वो फ्री बीस बांटने लगे। देश की जनता का पैसा, देश का टैक्स का पैसा ही उनको वापस लौटा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको राजनीति में समीकरण कर दिया। कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा लिया। तो क्या योजनाएं बनाते वक्त या लोगों से प्रॉमिस करते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये चुनाव आयोग के पास कोई ऐसी पावर है जो उनको बोल सके कि नहीं, आप इस तरीके की योजनाएं लोगों में नहीं बता सकते या नहीं भड़का सकते, या इस पर आप चुनाव नहीं कर सकते? और अगर आपने कोई योजना अपनी जो है प्रस्ताव लेके और पूरा अपना मैनिफेस्टो बना के सबमिट कर दिया ऑन पेपर, तो आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है 100%, नहीं तो आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये कुछ इस तरीके की आप इस बारे में रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताइए। नहीं, आपने क्वेश्चन अच्छे पूछे हैं, लेकिन काफ़ी आपने कई क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व कर दिए, तो मैं वन बाय वन कोशिश करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएं। तो आपने देखा होगा कि आप वोट, आपने सही कहा कि जो टिकट मिलता है वो या तो उसकी जाति के ज़्यादा होंगे या उसके धर्म के ज़्यादा होंगे, तो इस तरह से टिकट का बंटवारा होता है। सबको पता रहता है कि भाई, और खुलेआम भी बोलते हैं कि वहाँ वो जाति है उसको दे दीजिए, वहाँ वो जाति है उसका टिकट, उसी जाति के लोग आते हैं। तो ये मैं पहले ही कह रहा था कि जातिवाद हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन ये जातिवाद बनाया गया और लोगों को बार बार बांटा जा रहा है, बार बार डिवाइड किया जा रहा है, धर्म में बांटा जा रहा है। जैसे पहले एक भी यहाँ पर सनातन संस्कृति से अलग कोई था ही नहीं, तो उन्होंने आकर अपना शासन किया, तो वो मजहब बना दिया और क्रिश्चियन बना दिया और ये सारी चीज़ें बना दी। और फिर उस पर वो हम कहते हैं हम क्रिश्चियनों को हम सेव करेंगे, कोई कहता हम मजहब को सेव करेंगे, कोई कहता हम सनातन को सेव करेंगे। सेव कोई किसी को नहीं कर रहा, अपना वोट बैंक बना रहा है, बिल्कुल, है ना। तो ये इसी तरह से ये बनाया जाता है, और ये जातिवाद समाप्त करना भी नहीं चाहते, क्योंकि जातिवाद समाप्त हो जाएगा फिर ये बांट कर राज कैसे करेंगे? योजना तो इनके पास है नहीं। ये अगर इनके पास योजना हो तो फिर योजना को रखें। अब कोई योजना नहीं है, ये तो शॉर्ट गेम खेलते हैं ना, हर आदमी शॉर्ट गेम करने खेलने। जैसे आपने देखा होगा कि किसी की जाति का कोई ज़्यादा जाति है तो वो गलत काम करके आएगा, अपनी जाति में छुप जाएगा जाके, तो अगर वहाँ अगर पकड़ा आपने तो मेरी जाति वाले आ जाएंगे, तो जाति से जोड़ने की कोशिश कर देते हैं अपराध को। तो इस तरह से जो ये एक मोटिव होता है। जातिवाद कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये अपना गेम खेलने के लिए जातिवाद बनाते हैं। क्योंकि जब सही चीज़ें चलनी है, जब सत्य पर चलनी है, तो जातिवाद क्या करेगा उसमें? धर्म क्या करेगा? और सत्य पर सारी चीज़ चलनी है तो कहाँ से मजहब आ गया, कहाँ से धर्म कोई चीज़ आ गई? बिल्कुल। तो सत्य पर चलने की कोशिश नहीं, उस सत्य पर कोई न चल सके, इनके गलत कामों का पता ना चल सके, इनके गलत काम को कोई जो सजा न दे सके, तो इन्होंने इस तरह से चुनाव आयोग को पावर दे रखी है। उसी तरह से संविधान में इन्होंने अपनी ये पावर ले ली है कि हम कुछ भी बोले, हमको एक बार सत्ता मिल गई, फिर सत्ता मिल गई, जो हमने पीछे बोला था फिर दूसरा कुछ बोल दो, फिर कोई कुछ कहने वाला तो कुछ है नहीं। हमने ये बोल दिया ये चीज़ ये मैं नहीं करूँगा, फिर वो करने लगा उस चीज़ को। जैसे बहुत सारे नेता आते हैं, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं कार में नहीं चलूँगा, मैं पैदल चलूँगा, मैं चप्पल पहनूंगा। लेकिन उन्होंने फिर वो आ गए, जनता ने सोचा बड़ा साधु संत कोई आदमी है हमारी सेवा करने के लिए, उन्होंने उसको वोट दे दिया। फिर उसने कहा अरे मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैंने ऐसे थोड़ा ही कहा था, इसमें तो कोई आएगा, इस कोठी में तो कोई दूसरा भी रहेगा। तो उसने बदल दिया वो चीज़ें, लेकिन वोट किस चीज़ में मिला? वो चीज़ें खा गया, उसने कुछ किया ही नहीं। उसने फिर दूसरी योजना लिया है लोग, क्योंकि लोगों को उन्होंने क्या, उसने अंधकार में रखा। लोगों की तरक्की तो हुई नहीं, अब तरक्की नहीं हुई तो लोगों को और जरूरत है, यानी कि पहले कुछ कम भिखारी थे, भिखारी बढ़ गए और है ना। तो इस तरह से उन्होंने तरक्की, तो इस तरह फिर और योजना लिया। आपका जो है बताइए, ये विडंबना होगी कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पा रहा और कोई संविधान कुछ नहीं कर पा रहा। एक सत्ताधारी पार्टी कि मैं चुनाव के बाद ये चीज़ दूंगी आपको, और उसी पार्टी के कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे। बताइए, ये टोटली ये बहुत बड़ा क्राइम है
एक घर जाकर ये कहना कि मैं आपको 2100 रुपये या 2000 रुपये दूंगा, तो ये क्राइम है अपने आप में। बताइए, अरे चुनाव तो आया नहीं, आपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए, अर्थात आपने जीत पहले ही पक्की मान ली अपनी। क्या आप दे ही देंगे उनको रजिस्ट्रेशन? ये क्या मतलब होगा रजिस्ट्रेशन करने का? तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, लेकिन इन पर रोक नहीं लग रही है। ये आपने सही बोला कि इन पर रोक नहीं लग रही, तो रोक रखने के लिए इन्होंने पावर ही नहीं दे रखी चुनाव आयोग को, तो रोक कैसे लगी? अगर चुनाव आयोग को पावर होती तो वो तुरंत रोक लगा देता। अब उन्होंने जो है, अब जो, क्योंकि अपने आप में जो पार्टी इस तरह के काम कर रही है, उस पार्टी का नेता तो कभी बंद नहीं होता। उस पार्टी का नेता बंद ही नहीं होगा, अरे फिर आ जाएगी, उन्होंने दूसरी पार्टी के नेता को बंद कर दिया। तो इस तरह का, क्योंकि उसमें एक चुनाव आयोग कर सकता काम, ताकि वो दूसरी पार्टी को ब्लेम ना लगे, लेकिन चुनाव आयोग के हाथ में ये पावर ही नहीं है कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करने चले गए आप, एक सत्ताधारी दल और फिर अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं। बिल्कुल है तो टोटली आप फार्म भरवा रहे हैं, आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अरे भाई तू अपने घर से देगा। जिस आदमी को चप्पल थी उस समय, वो कह रहा मैं ये सब कुछ फ्री में दे दूंगा। अरे भाई लोगों को बताओ ना, मैं किससे लेके दूंगा? बिल्कुल सही बात। उनके साथ तो धोखेबाजी जिनका लेकर आप दे रहे हो, है वो, यानी कि एक की टांग काट रहे हो, एक की जोड़ रहे हो। सही बात। और उनको भी जोड़ क्या रहे, उनकी भी, उनको कमाने की आप स्वावलंबी बना नहीं रहे, उनको फ्री देकर और फ्री बना रहे, उनको दे नहीं रहे। उन्होंने दिया मैं पानी फ्री दूंगा, वो गंदा पानी दे दिया, वो पीने फिर वो बिस्लरी की बोतल खरीद के पी रहे। तो ये सारी व्यवस्था, अब उस पर कोई एक्शन कौन ले? कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, सरकार पर कोई एक्शन ही नहीं है। जब आपने बोर्ड किसको दिया, उस पर वो तो सरकार के अंदर बैठ गया जाके, वो तो तंत्र, वो तो एक उसके सिस्टम के अंदर जाकर बैठ गया। सिस्टम से आप कैसे लड़ोगे? वो तो जरा ही देने पुलिस बुला देंगे, मिलिट्री बुला देंगे, वो तो ऐसी जगह पावर में चला गया, वो कुछ भी गलत काम करते रहे, कुछ भी झूठ बोलता है, कुछ भी करता रहे, वो तो सिस्टम के अंदर आप उसको देख भी नहीं सकते, छूने की बात तो दूर है। सही बात। तो ये सारे सिस्टम है। तो देखो बेसिकली है तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है जो ये वीडियो देख रहे हैं, और हो सकता है कि हाँ ये वीडियो सही जगह तक पहुंच जाए, सही लोगों तक, सही कानों तक, सही आंखों तक ही पहुंच जाए, और वो लोग इस बारे में बिल्कुल सोचें। क्योंकि एक आदमी आज के टाइम में अगर आपसे 1000 रुपए ले लेता है और आपसे वादा करता है कि मैं रोज आपके घर से कूड़ा उठाऊंगा, और अगर वो महीने में 3 बार भी छुट्टी कर लेता है, तो आप उसके 3 दिन के पैसे काट लेते हो कि भाई तू 27 दिन आया और 3 दिन तूने छुट्टी करी, और ये ले तेरे 3 दिन की छुट्टी काट के बचे हुए पैसे। आप वहां पर रूड हो जाते हो और वहां पर आप कंप्लेन करने लगते हो कि तेरी FIR करूंगा, तूने अपनी बात से मुकर गया। लेकिन जो इतनी बड़ी पावर है जो देश को चला रही है या किसी बड़े स्टेट को चला रही है, और वो दुनिया भर के वादे करते हैं और अपने वादों से मुकर जाते हैं, वादे पूरे नहीं कर पाते, और फिर नए वादे करके दोबारा जातिवाद पे भड़का के या किसी भी तरीके से टिकट लेके दोबारा पावर में आ जाते हैं, और भोली वाली जनता फिर से फटाफट वोट दे देती है। लेकिन इसमें बिल्कुल बदलाव होना जरूरी है। चुनाव आयोग को इसमें सवाल उठाना पड़ेगा, लोगों को सवाल उठाना पड़ेगा कि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी सत्ताधारी अपनी बात पर मुकरता है या बात पूरी नहीं कर पाता है, तो उसको जीवन भर के लिए निष्कासित करना बहुत जरूरी है। उन पर प्रेशर होना चाहिए कि भाई 5 साल में हमें ये काम करके देना है, जनता के लिए काम करना है, जनता का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है। एक बार सत्ता में आए, आराम से बैठ के एंजॉयमेंट की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, तभी देश आगे जाएगा। और अब इतनी सारी मोटिवेशन बात होने के बाद हम थोड़ी सी जनता की बात करते हैं, जनता के कानून की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में क्या जनता लॉ को भी लेके काफी अवेयर नहीं है, तो लॉ के बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा सर सबसे पहला सवाल आपसे ये लॉ को लेके है कि आजकल आपने देखा है कि बहुत सारे फर्जी केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं इंडिया में, लोगों का एग्जॉर्शन हो रहा है केस के नाम पर। तो हम सबसे पहला जो केस है वो रेप केस है। आजकल क्या होता है कि कोई भी 18-19 साल का 20 साल के बच्चे के ऊपर रेप केस लगा दिया जाता है। तो अगर किसी के ऊपर रेप केस लग गया है, FIR रजिस्टर्ड हो गई है, तो वो कौन से स्टेप उठाए, क्या कदम उठाए, वो डरे या किस तरीके से पुलिस को फेस करे या कंसल्टेंट के पास किस तरीके से जाए, उसमें थोड़ा सा आप हमें बताइए। हाँ देखिए, आजकल ये आधुनिक ज़माना है और पैसे का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग कानून का मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, कानून का डर दिखाने की कोशिश करते हैं, और कानून इतने सख्त आ गए हैं जो महिलाओं के प्रति अपराध के। तो अब हो क्या रहा है कि भाई अगर मिसयूज हो जाता है, आपकी कोई झूठी कंप्लेंट भी कर देता है, तो झूठी कंप्लेंट के साथ क्या होता है, तो पुलिस एक्शन में आ जाती है, पुलिस को एक्शन में आना पड़ता है, क्योंकि कानून इस तरह का बना दिया कि कहीं हो ना गया, कोई मीडिया में चला जाता है, ये हो जाता है। तो एक बड़ा भारी एक कानून और ये इस तरह के जो ये अत्याचार माना गया है जी। तो अब अगर किसी के खिलाफ कोई एप्लीकेशन आ गई है और पुलिस में आ गई, तो तुरंत आप एडवोकेट को कांटेक्ट करें कि मैंने तो ये अपराध ही नहीं किया है। तो एडवोकेट उसमें सक्षम है आपको
कि भाई आपको बचा सके। क्यों एडवोकेट को जब जैसे आप एडवोकेट के पास जाते हैं तो एडवोकेट्स आप हायर अथॉरिटी पर तुरंत कांटेक्ट करेगा, आपकी एप्लीकेशन तुरंत पहुंचाएगा, आप विद फैक्ट बताएगा कि मैंने ये इस तरह से काम किया ही नहीं है और इसमें ठीक से जांच करवाई जाए, तभी कोई एक्शन लिया जाए। तो जो पुलिस बैठी हुई है, जब पुलिस को आप सही तथ्य बताओगे, आज जो नया कानून आया है तो उसमें तो बहुत ही ज़रूरी कर दिया गया है कि पुलिस की रिपोर्ट सही होनी चाहिए और जो है हमारे ये जो वीडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट कर दी गई है। तो आप डरें ना आज मिसयूज होने से और तुरंत एडवोकेट के पास आएँ। अगर आपने वो अपराध नहीं किया है तो आपको कोई झूठा जेल में नहीं भेज सकता। जो आज कानून अगर उधर सख्त है, उधर तो इधर भी बहुत सख्त है, लेकिन आपको कानून की जानकारी ना होने की वजह से आप कभी कभी फंस जाते हैं और ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं। आज बहुत लोग जो है कानून को मिसयूज करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल का मतलब यही होता है कि झूठा केस बना, यानी कि आपसे कोई फाइनेंशियल या कुछ और फ़ायदा लेना चाहता है। ऐसे तो कोई नहीं फंसाएगा किसी को, लेकिन उसका मोटिव होता है कि आपको ब्लैकमेल करना, मोटी रकम लेना। आज तो साइबर क्राइम में तो केवल वीडियो पर ही क्राइम मान लेते हैं। वीडियो से लोग देखिए कितने सच्चे हैं। हम ये लोग कहते हैं कि आधुनिक दुनिया और इतने बड़े लोग क्राइम या बहुत लोग जो फेक होते चले जा रहे हैं, या लोगों में मानवता नहीं रही है। अरे कोई फ़ोन पर ही लोग डर के 20-20 लाख दे रहे हैं, 50-50 लाख दे रहे हैं केवल फ़ोन से। तो इस तरह से ना करें। सरकार आपको डराने के लिए नहीं बैठी है, ये मान के चलें। सरकार किसी को डराती है तो एडवोकेट बैठा हुआ है, जज बैठे हुए हैं, अदालतें बैठी हुई हैं, तो उनको अपना समझें। तो आप तुरंत एडवोकेट, किसी भी तरह का कोई भी फ़ोन आता है आपको, तो एडवोकेट के साथ शेयर करने में आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। किसी भी तरह का आप पर कोई ब्लेम लगाता है तो आप तुरंत एडवोकेट से कांटेक्ट करें, पैसा ना दें। कोई किसी भी तरह का आपको ब्लेम लगा रहा है कि मैं आपकी वीडियो शो कर दूंगा या वीडियो को वायरल कर दूंगा या आपने ये गलत काम किया हुआ है, बिल्कुल ना डरें। एक पैसा देने से पहले एक बार एडवोकेट से जरूर कांटेक्ट करें। आप 10-20 लाख दे देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मैं तेरे को 1 रुपया नहीं दूंगा, अपने एडवोकेट को ला के बीच में खड़ा कर दूंगा। आप ये आधुनिक जो इस तरह का जो अब ये डेवलपमेंट आया है, जिसको हम डेवलपमेंट बोल रहे हैं, इस डेवलपमेंट में आदमी सोचता है मैं कोर्ट के पचड़ों में फंस जाऊंगा, कोर्ट में नहीं, शॉर्टकट में काम करना चाहता है और शॉर्टकट में काम करने की वजह से वो फंस जाता है और वही ब्लैकमेलिंग कर लेते हैं। एडवोकेट आपको कभी लेंथी प्रोसेस में नहीं डालेगा और आप एडवोकेट के पास आइए और उसका सॉल्यूशन उसके पास है और वो स्टेप लेगा। तो भूपेंद्र सर, आपने बिल्कुल डिजिटल अरेस्ट के बारे में एकदम अच्छी तरीके से बताया कि लोगों को डिजिटली अरेस्ट करा जा रहा है और लोग 20-20 लाख 30-30 लाख, यहाँ तक कि एक अभी ओसवाल के फाउंडर थे, उन्होंने तो 6 करोड़ रुपए दे दिए ऑनलाइन और काफ़ी वो न्यूज़ में हाईलाइटेड रहा था केस। तो लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं और अपने लीगल कंसल्टेंट को बीच में ना लाके खुद ही डील करने लेते हैं, खुद ही टैकल करने लगते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इनके साथ कोई डायरेक्ट सेटिंग कर लूं और कुछ पैसे दे के मेरा मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन क्या आप ये भी मानते हैं कि सिर्फ फंसता वही है जो थोड़ा बहुत कुछ गलत होता है? जो अगर 100% सही है और उसने कोई गलत काम नहीं करा है, तो चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हुआ हो, चाहे वो किसी भी साइबर फ्रॉड में अटका हो, वो किसी को 1 रुपया देने वाला नहीं है। वो खुद लीगल कंसल्टेंट के पास जाके उनसे डायरेक्ट बात करेगा। जहां थोड़ी बहुत भी गलत की शंका होती है वही इंसान फंसता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है या साइबर क्राइम हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि लोग गलत हैं जी, उनको गलत बता दिया जाता है। हाँ। और डरा दिया जाता है। बहुत सिंपल लोगों को फंसाया जा रहा है। जैसे आपको बता दिया गया, अरे आपका बेटा वहाँ पर फंस गया है, स्कूल में गया था। अब वो एक दिन में 1000 फ़ोन करेंगे। 1000 फ़ोन में अगर किसी का बेटा स्कूल गया हुआ है और या 4 दोस्तों के साथ गया हुआ है, तो वो माँ बाप घबरा जाएंगे। वो बोलेगा मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, मैं थाने से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ का SHO बोल रहा हूँ। इस तरह से लैंग्वेज में बात करेगा, उल्टी सीधी। अब आप एक अच्छे खासे माहौल में बैठे हुए, आपसे कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा, तो आप एकदम से शक पका जाएंगे कि किसकी हिम्मत हो गई। तो पुलिस की हिम्मत है, तो पुलिस का नाम सुन के आप शक पका जाओगे। तो अब जबकि वो पुलिस नहीं है और वो एकदम से सारी बातें कहता, आपको सोचने का मौका नहीं देता। आपका लड़का बताइए मैं FIR करूं, इसको जेल में भेज दूं, या आप हमसे कोई डील करना चाहते हैं, तो आदमी घबरा जाएगा। मेरे बेटे की बात है, बताओ क्या देना, ले अकाउंट में 50,000 डाल दे या 5 लाख डाल दे। तो इस तरह की बात है, तो वो आपको मौका ही नहीं देते सोचने का, तो आपने कोई गलत काम तो किया नहीं जी, बिल्कुल, है ना। और ऐसे ही क्या हो गया, जैसे आपके कोई डाक आने वाली या कोरियर आता, आपने क्या, आपके कोरियर में ड्रग पकड़ी गई है। हाँ, तो अब ये भी बहुत चल रहा है। तो उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन उसको ऐसी नीतियां ये बना रहे हैं तो
ताकि लोग घबराएं, साइकोलॉजिकली उसको डरा रहे हैं और साइकोलॉजी करके उसका वो मतलब पैसा ले रहे हैं उससे, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो ये एक तरीका आया और इस तरीके की अब सरकार जब बहुत बाद में आई, बहुत बाद में अभी इतना इफेक्टिव वो नहीं है। इनको जो जितने साइबर क्राइम जो कर रहे हैं, इन सब के फोटो हर चौराहे पर लगा दिए जाए। बिल्कुल, जैसे योगी जी करते हैं कि जो दंगा करता है उसके फोटो चौराहे पर लगा देते हैं। आप जितने साइबर क्राइम कर रहे हैं उनकी लिस्ट लाइए और वो सारी लिस्ट हर दिल्ली के चौराहे पे और सारी मीडिया में चलवाइए, क्योंकि साइबर क्राइम एक गाड़ी कमाई को 20-20 लाख को 50 करोड़ों को लेके जा रहा है। कमाना, 1 रुपया कमाना कैसे आदमी कमाता होगा ये वही जान सकता है जो मेहनत करता है, और वो एक झटका पैसा निकाल लेते। ये किसकी हिम्मत होगी कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ईडी का आदमी बोल रहा हूँ, वो इस तरह से बोल के और इस तरह से क्राइम कर रहा है और उसका कोई पता नहीं चल रहा किसने कर दिया है। बिल्कुल, और डेली करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो रहा है और ये नहीं पता चल रहा है। जाकर अगर कुछ पकड़ा जा रहा तो मीडिया में नहीं आ रहा, उसका फोटो तक नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? ये इससे बड़ा क्राइम आज तक हमने नहीं देखा कि आज लोगों के घर लूट रहे हैं और खुद ऐसे लूट रहे हैं कि लोगों को डरा के पैसे लिया जा रहा है। तो सरकार को भी ऐसी नीतियां लानी होंगी कि लोग सरकार से ना डरें, और सरकार कोई अगर काम करती है तो सरकार अवेयर करना होगा, तो ये डर भी लोगों से निकालना होगा और ये लोगों को शिक्षा देनी होगी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो एडवोकेट से संपर्क करिए। एडवोकेट का नाम सुनते ही बदमाश का आधी पावर खत्म हो जाती है। या आज मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप एडवोकेट का नाम किसी बदमाश के सामने लेके देखिए, कैसे किसी के साथ बदमाशी कोई कर सकता अगर एडवोकेट आज बीच में आ जाता है तो क्योंकि लोगों को सही जानकारी लूटने के लिए ही इस तरह से छोड़ दिया गया कि उनको सही ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। आज इतना बड़ा मीडिया डिजिटल चल रहा है, लेकिन लोगों को डिजिटल में कैसे रहना ये नहीं बताया जा रहा। तो मेरा कहना ये है कि जितने भी जो डिजिटली काम कर रहे हैं वो अपने एडवोकेट्स को एक हायर कर लें और एडवोकेट्स का खर्चा ऐसे ही एडवोकेट से संपर्क रखें। तुरंत जैसे ही फ़ोन आता है आप ये कह दीजिए मैं आपका नंबर एडवोकेट को दे रहा हूँ या एडवोकेट से बात कर रहा हूँ, या प्रैक्टिकली बात करके देखिए 2 मिनट में आप वो तुरंत फ़ोन काट देगा। जैसे ही आप कहेंगे मैं अपने एडवोकेट से बात करा रहा हूँ, तुरंत फ़ोन ना काट दे तो ये मैं आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। आप तुरंत कहिए कि मैं एडवोकेट से बात करा रहा हूँ, तुरंत काट दे। हमारे पास फ़ोन आया एक दिन ऐसे ही कि आपके साथ ये मैंने कहा मैं तिहाड़ में बैठा हूँ, तुरंत उन्होंने फ़ोन काट दिया कि मैं तो तिहाड़ में हूँ, तो उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। तो आप ये बात तो करिए। या आपको डर लगता है तो भाई एक एडवोकेट को तो रखिए। करोड़ रुपए ओसवाल ये जो लोग दे रहे हैं, लेकिन एडवोकेट के पास नहीं जा रहे, क्योंकि एडवोकेट को मैंने पहले भी बताया था, एडवोकेट को सिस्टम से अलग रखा जाता है। जब मान लिया जाता है जब क्राइम बड़ा हो जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी, तब ही एडवोकेट आएगा। इसी वजह से इस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, डेमोक्रेसी में ये वीक हो रही है हमारी। और क्रिमिनल्स जो है विदेश में बैठे हुए और यहाँ बैठे हुए एक लैपटॉप पे बैठे हुए करोड़ों रुपए लोगों से लूट रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, घरों को लूट रहे हैं, घरों में लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को आदेश दे, गवर्नमेंट जनता के सामने एक अपनी नीतियाँ लाए, एडवर्टीजमेंट लेकर आए कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा फ़ोन आता तो एडवोकेट का नाम लें तुरंत कि मैं अपने एडवोकेट को आपका फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, वो डील करेगा। मैं कह रहा हूँ 99% क्राइम ऐसे ही कम हो जाएगा, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। एडवोकेट को तो क्योंकि दूर रखना चाहता, सिस्टम ही दूर रखना चाहता है। अरे भाई आप जब इंश्योरेंस का तो मार्केट कर रहे हो कि एक इंश्योरेंस होना चाहिए, आपको कुछ हो गया तो आपको ये हो जाएगा, यानी कि मरने के फायदे एक आतंकवादियों को दिखाए जाते हैं या कोई मरने के फायदे दूसरी चीज़ों को दिखाए जाते हैं, है ना। तो अरे फायदा तो एडवोकेट को रखने का है, और डेमोक्रेसी में और किसी का फायदा ही नहीं है। अगर आपको डेमोक्रेसी में कोई, क्योंकि कानून का शासन है, कानून को कौन देखेगा? एडवोकेट देखेगा। आप एडवोकेट से दूर करते हैं। तो सरकार को एक अभियान चलाना चाहिए। कोई इस तरह का फ़ोन आता है, क्योंकि व्यक्ति पुलिस को तो फ़ोन कर नहीं सकता इसमें, तो पुलिस को फ़ोन करते हुए डरता। अरे भाई एडवोकेट को ही फ़ोन कर लो। और पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस क्या करेगी उसमें? एडवोकेट से बात नहीं कर सकता उसमें। पुलिस तो जब एक्शन हो जाएगा, जब उसके क्या क्राइम हो जाएगा तो क्या सेक्शन बचता, कैसे हुआ, वो तो फिर लेंथी प्रोसेस हो गया। इतने तो वो पैसे लेके भाग गया कहाँ से वो। अगर आपने 1930 पे भी आपने अगर फ़ोन किया, उनको पता है कि यार वो फ़ोन करेगा तो जल्दी पैसा निकाल लो। उसके अकाउंट में आया, वो 2 सेकंड में अपना पैसा दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता। तो 1930 भी कैसे रोकेगा? तो बहुत कम पैसा 1930 से रोक पा रहा है और बहुत बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये मेरा ये कहना कि इस सिस्टम में सुधार आना चाहिए और जनता के लिए सरकार को और अवेयर होना चाहिए।
अच्छा सर, तो आजकल साइबर क्राइम तो बढ़ ही रहा है, साथ में जो है दहेज की भी हमने बात करी कि दहेज के बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन के केस लग रहे हैं लोगों के ऊपर। तो अगर किसी के ऊपर दहेज का फेक केस लग जाता है और उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उससे हर महीने पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि इस कारण से आप देख रहे होंगे आज के टाइम में सोसाइटी में सुसाइड केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी बेंगलोर में हुआ, फिर दिल्ली में भी हुआ, फिर अभी जो है कर्नाटका में भी हुआ। लड़के नई नई उम्र के सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। वो जो भी पैसा कमा रहे हैं उसका 50% पैसा तो उस पार्टनर को दे दे रहे हैं जो उसके साथ ही नहीं है, जो उसका ख्याल ही नहीं रख रहा, जो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। उसने उसके ऊपर केस लगा रखा है, दहेज का लगा रखा है, किसी ने किसी की चीजों का लगा, सेपरेशन का लगा रखा है। तो इसमें इंसान किस तरीके से बच सके और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रह सके, इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, अब हो क्या रहा है कि दहेज के केस में भी ये मान लिया जाता है कि जब FIR दर्ज हो जाएगी तभी एडवोकेट आएगा। और जब से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी तो अपने एडवोकेट के पास जाइए कि सब मेरे को इस तरह से मेरा जो स्पाउस है या मेरी जो वाइफ है या कोई भी उसे ट्रीट कर रहा है, या कोई हस्बैंड ऐसे तो अगर कोई किसी को हस्बैंड दिखाई दे रहा तो उसको तुरंत वाइफ को उधर चला जाना चाहिए एडवोकेट के पास। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए फैमिली का कि हमें किसी भी हालत में शादी को ब्रेक नहीं करना है। अगर शादी ब्रेक करने का मतलब क्या है? शादी ब्रेक करने का मतलब है अपना जीवन समाप्त करना, लेकिन उस जीवन को हाईलाइट किया जा रहा है आज ब्रेक करने के लिए। उसको जो है प्रॉफिटेबल माना जा रहा है कि शादी ब्रेक कर लीजिए। अगर किसी की सैलरी बढ़ गई है, मान लीजिए किसी की आज सैलरी बड़ी अच्छी है, अब किसी को लालच आ गया, अब उसके घर में क्या साजिश कर दी कि उसमें किसी एक को भड़का दिया, एक को भड़काने के बाद वो केस डलवा दिए, वो पैसा उसके पीछे जो तंत्र है। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए आपको जब प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो या शादी से पहले भी आप अपने कंसल्टेंट को रखें कि अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो हमें क्या करना होगा। अगर आपके पास पहले ही कोई प्लानिंग है तो आप दहेज के केस से बच सकते हैं, आपको एडवोकेट बचा सकता है। क्योंकि ये मान लिया गया कि केवल वाइफ ही कंप्लेंट कर सकती है, ऐसा नहीं है। कंप्लेंट हस्बैंड भी कर सकता है, लेकिन हस्बैंड वकीलों के पास बहुत बाद में जाते हैं जब सारा काम वो हो चुका होता है। बहुत सारी एप्लीकेशन जब उनके घर में आती है तब वो एडवोकेट के पास लेकर जाते हैं। उस समय एडवोकेट को आपको बचाने में प्रॉब्लम आती है। उससे पहले अगर आप जाएंगे जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं समझता हूँ आपको एडवोकेट बचा लेगा और आपकी सेफ्टी करने की कोशिश करेगा, और आप सुसाइड तक की पोजीशन में आपको एडवोकेट कभी नहीं पहुंचने देगा। बहुत सारे कानून बने हुए हैं सबकी सेफ्टी के लिए। कानून या संविधान कभी ये नहीं कहता कि किसी को सुसाइड करना पड़े। और एक बात और सिस्टम में हो रही है या समाज में हो रही है कि जज बातों पे कानून को चलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो अगर महिला की कोई एप्लीकेशन आ रही है तो पूरा समाज अलग हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। अरे भाई, चीज़ों को देखिए, जो एप्लीकेशन आ रही हैं, क्या दहेज मांगा गया? दहेज कोई नहीं मांग रहा। दहेज में लेना और देना दोनों अपराध है। क्या देने वाला आज तक सजा मिली? क्या देने वाले के खिलाफ जो है आज तक कोई केस हुआ? नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? जबकि दहेज तो खुलेआम दिया जा रहा है, वीडियोस आती है। हाँ, जब लेना दोनों आप, अरे बड़ी आपने देखा होगा बड़े बड़े संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग शादियों में जा रहे हैं। 100 करोड़ की शादी हो रही है, 50 करोड़ की शादी हो रही है, 10 करोड़ की शादी हो रही है। अरे भाई, आप एक तरफ तो ये 10-10 करोड़ की शादियां दिखा रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि भाई दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। तो भाई इस सिस्टम से कौन खेल रहा है? अरे आप उस शादी को होने कैसे दिया गया जिसमें इतने करोड़ रुपए आ रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। फिर एक नौकरी करने वाला पे इतने केस लग जाते हैं, वो कैसे अदालत में जाएगा? कि डेट पे जाएगा, नौकरी करा, उसको पैसे कैसे देगा? अगर आपने सैलरी देखने के बाद और एक मेंटेनेंस को बांध दिया गया कि किसी की 50,000 सैलरी है, 30,000 आप वाइफ को दे रहे हैं या उसका बच्चा लेगी, तो उसके बाद 10,000 रुपये छोड़ रहे हैं और फिर बार बार उसे डेट पे भी बुला रहे हैं, वो 50,000 कहाँ से कमाएगा? है? तो इसका भी आपको एक सीए रखना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी कि जेन्युइनली दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, और उस सिस्टम को जो है सुधारना होगा कि भाई पैसा कोई फेक जो ले रहा है वो क्यों अलग हो रहा है। जब वो वाइफ ही नहीं रही, जब वो वाइफ अलग रह रही है, पत्नी विरता जो होती है उसका जब माना जाता है जब वो पति की सेवा कर रही हो,
और सेवा का ही मेवा मिलता है। जब सेवा ही नहीं करनी तो मेवा क्यों दिया जा रहा है? आप मेरे को ये बताओ, ये हमारी पुरानी कहावत है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। यह कहावत ही बदल दी गई, यानी कि सेवा मत करो, मेवा मिलता रहेगा, और घर तोड़ दिया गया। आज आप बायोलॉजिकल आप नीड देखें, शादी के बाद अगर अलग कोई रह सकता तो जनरली वही रह सकता जिसकी उस बायोलॉजिकल नीड की कोई पूर्ति और कर रहा हो। बिल्कुल सही बात है। तो इस पर रिसर्च करना होगा। तो ये मिसयूज जो हो रहा है, और आपने मान लिया जाता, जज बातों को कानून पर नहीं चलने देना है, इस सिस्टम को सोचना होगा और तुरंत एडवोकेट को सबको हायर करना होगा। क्योंकि जज बात कोई अगर महिला ने एप्लीकेशन दे दी, उसे पुलिस हो या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या अदालतें हो, जज बातों पर नहीं लेना है। उसमें पैसा कोई एक पूरे महीना काम करता है, शिक्षा पढ़ी, उसने शादी करी अपना घर चलाने के लिए, उसको सैलरी कहीं और दूसरी जगह बैठ के देने के लिए नहीं की है। बिल्कुल। तो ये सुधार करना होगा, पूरे कानून की जड़ों पर जाना होगा, और हिंदू पद्धति पर, अगर हिंदू लॉ है तो उस हिंदू पद्धति पर उसको बनाना होगा। और हिंदू पद्धति में डाइवोर्स को मना किया गया है। अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई दहेज हत्या कर रहा है, तो वो क्राइम बने हुए, उसको सजा मिलेगी, लेकिन अलग होकर किसी को मेंटेनेंस बिल्कुल टोटली बंद कर देना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ। और मैं भी ये मांग करता हूँ भूपेंद्र सर के साथ कि जो इस तरीके से लॉ का मिसयूज करा जा रहा है और जो संविधान को बदल कर हमने जो गलतियां करी हैं, इसमें हमें दोबारा सुधार करना चाहिए, क्योंकि मानवता खत्म होती जा रही लोगों में। लोग इस जो लॉ है, जो इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। जब आपको अवेयरनेस फैलाओ ना, आपको लगता है कि दहेज नहीं देना चाहिए, तो दहेज इसके ऊपर वीडियोस बनाओ और सीरियल्स लेकर आओ और शॉर्ट मूवीज बनाओ, कंटेंट बनाओ, ना कि किसी लोगों को बांध दो, उनको कैद कर दो, उनकी आज़ादी छीन लो उनसे, और जिससे वो मजबूर हो जाए सुसाइड करने पर। तो सर मेरा एक और सवाल है, बहुत सारे लॉयर्स आपकी वीडियोस देखते हैं, आप इतने सीनियर लॉयर हैं, जूनियर लॉयर्स भी आपको काफ़ी फॉलो करते हैं, और पिछले वीडियोस में भी कमेंट काफ़ी सारे जूनियर लॉयर्स के आए थे इस तरीके के कि एक लीगल कंसल्टेंट होने के साथ साथ क्या वो साइड से कोई ऐसा भी प्रोफेशन अपना सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत कुछ पैसा साइड से भी कमा सके? इस बारे में आप थोड़ा सा उनको कुछ गाइड करना चाहेंगे? देखिए, साइड का मतलब लीगल होना चाहिए जी, है ना। इनकम के साधन मैंने पहले भी बताए थे, इनकम के साधन एडवोकेट के पास बहुत हैं। हमको अपने क्षेत्र बढ़ाने हैं। बिल्कुल। क्षेत्र देखिए, हमारा ये एक ये जो प्रोफेशन है, इसको रॉयल प्रोफेशन बोला जाता था। रॉयल इसलिए बोला जाता था क्योंकि एक सेवा का प्रोफेशन है, न्याय का प्रोफेशन है। लेकिन खर्चे इतने बढ़ गए हैं आज की डेट में, और ऐसा समाज हो गया है और ऐसा मार्केट हो गया है कि किसी पे कितने पैसा आ जाए कम दिखाई देता है। बिल्कुल, है ना। तो अब ये चीज़ें हो गई हैं, तो अब एडवोकेट्स भी को भी स्टेटस अपना ही उसी लेवल पर लाना पड़ता है समाज के अकॉर्डिंग। तो समाज पे तो इतने बड़े बड़े बिजनेस, आज हर घर में बिजनेस हो गई है, हर आदमी करोड़पति मर्सिडीज वो कर रहा है। तो अब एडवोकेट कैसे उसको बताए, क्योंकि एडवोकेट्स के पास तो पैसा तभी आएगा जब केस आएंगे। जी। तो हम ये कहते हैं कि एडवोकेट्स को कंसल्टेंसी के वर्क ज़्यादा करना चाहिए, और अपनी कंसल्टेंसी, अपनी स्पेशलिस्ट को इस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करे कि लोग उसमें कंसल्टेंसी लेने लगे। हमने ये आगे भी हमने बार काउंसिल में भी बोला है, और अपनी बार एसोसिएशन में भी हम बोलते हैं कि वकीलों की कंसल्टेंसी को बढ़ाया जाए। और कंसल्टेंसी को बढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे हमने बोला, डिजिटल या और जगह पर इस तरह से सरकार पर दबाव डाला जाए, या अपनी बार काउंसिल को भी ये अवेयर किया जाए कि वकीलों को के प्रति जनता के मन में जो कुछ ऐसी भावनाएं हैं कि जो या डरती है या जाना जरूरी नहीं समझती है, तो उनको ऐसे शिक्षित किया जाए जनता को कि ये लोकतंत्र है, कानून का शासन है। आप यहाँ पर जो भी बात करें, कुछ भी बात करें, वकील से बात करके करें, और एडवोकेट्स को प्रॉपर एक फीस दें, उसे फ्री में ना रखें। अगर आप वो फ्री में कोई काम कर रहा है तो कुछ और वो आपका उतनी मेहनत से काम नहीं कर पाएगा, या कुछ और प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो उसको सही से बात करें, क्योंकि आपका वो करोड़ों का काम कर रहा है, तो कुछ पैसा उसको देने की कोशिश करें। करोड़ों की आप कोई डील कर रहे हैं, तो करोड़ों की डील में कोई एडवोकेट को 1000, 2000 या 2-4 हज़ार आप देने की कोशिश करें, ताकि इस फ्रॉड है, ये नेक्सस आज ने जो बना लिया है डेमोक्रेसी में, ध्यान रखें कानून जो सबसे ज़्यादा जो पढ़ता है वो वकील ही पढ़ता है, क्योंकि उसको डेली उसका वर्क करना होता है, डेली रिसर्च करना होता है, तरह तरह के केस आते हैं, तो उसको नॉलेज होती चली जाती है, तो आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। दूसरा, कुछ होते हैं स्पेशलिस्ट, लेकिन वो उनका सीमित क्षेत्र होता है,
हमारा कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, हमको पूरे वाइड लेवल पर, हर लेवल पर हर समय खोज करते रहनी पड़ती है, नए नए लॉ हमें पढ़ने होते हैं। तो इस तरह से आप जो है ये बच सकते हैं कि जो सुसाइड ना हो और सारी चीज़ें हैं ये। तो बिल्कुल भूपेंद्र सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपने जिस तरीके से बताया कि जो कंसल्टेंसी उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और मैं भी आपकी वीडियो के थ्रू लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से कार इंश्योरेंस बनाया गया, मोटर इंश्योरेंस बनाया गया, और वो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि आपकी कहीं गाड़ी खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके एवज में आपको कुछ पैसा मिल जाए, आपकी गाड़ी फ्री में सही हो जाए, तो वो मैंडेटरी है। अगर आपका वो नहीं है तो आप पर पेनल्टी लग जाएगी। इसी तरीके से हर व्यक्ति के ऊपर एक लीगल इंश्योरेंस भी बनाना चाहिए और उसे एक लीगल कंसल्टेंट अपॉइंट करना मैंडेटरी कर देना चाहिए। अगर आपके पास लीगल कंसल्टेंट नहीं है तो आपकी ये सारी डीलें नहीं होंगी, आप कुछ भी कर लीजिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, और उस पर एक पेनल्टी भी शायद लोगों पर लगा देनी चाहिए, इम्पोज कर देनी चाहिए, सो दैट जो बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, जो इतना बड़ा क्राइम धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, वो क्राइम रोका जा सकता है। लोग काफ़ी सारी वीडियोस में बताते हैं कि क्राइम ऐसे रोका जाएगा, क्राइम वैसा रोका जाएगा। क्राइम जब ही रोका जा सकता है जब क्राइम होने से पहले ही एक लीगल एडवाइजर, एक लॉयर आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाए। एफआईआर होने से पहले ही वो आप उससे कंसल्ट कर लें कि जी मेरे ऐसे मेरे साथ ये समस्याएं हो रही हैं, मैं इस प्रॉब्लम में आ रहा हूँ, मैं आगे क्या स्टेप लूँ, क्या डॉक्यूमेंटेशन करके रखूँ, क्या ऐसी बातों को रिकॉर्ड करूँ जो मैं किसी एफआईआर में ना फंसूं या जेल जाने से बच जाऊं, और मुझे कोई डराए ना, कोई टॉर्चर ना करे, या कोई एग्जॉर्शन ना करे, या मैं सुसाइड ना कर लूं। तो इसको मैंडेटरी करना बहुत जरूरी है। हमारी देश की सरकार को, हमारे चुनाव आयोग को, हमारी बार काउंसिल को और हमारी लोकल जनता को ये बात बिल्कुल समझने की जरूरत है आज के टाइम में कि लीगल एडवाइजर जो है, जैसे आप एक सीए हायर कर रहे हो आज के टाइम में, एक लीगल लॉयर को भी हायर करके साथ में रखो, सो दैट वो आपको हर परिस्थिति में प्रोटेक्ट करे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और भूपेंद्र सर से कंसल्ट करने के लिए और इन्हें अपना परमानेंट फैमिली लीगल एडवाइजर रखने के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन में नंबर है और स्क्रीन पे भी आ रहा है। मैं बार बार कहता जा रहा हूं, आपके लिए एक लीगल एडवाइजर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है आज के टाइम में, नहीं तो आप कभी भी अपनी जीवन भर की पूरी कमाई, गाड़ी कमाई को खो सकते हो, आप किसी भी बड़ी परेशानी में फंस सकते हो, आप किसी भी पल जेल जा सकते हो, भले आपने कोई क्राइम ना करा हो, क्योंकि आज के टाइम में फेक केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो प्लीज सर से कंसल्ट करें, सर की सर्विसेज को लें। सर के अंडर में बहुत सारे लॉयर्स हैं, लॉ फर्म काम कर रही है जो आपकी सहायता कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, अभी कांटेक्ट करें। और कोई भी क्वेश्चन है आपका लॉ से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, या कोई भी आपके साथ समस्या चल रही है, आपके कोई परेशान कर रहा है और आप उस किसी से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, हम उस पर भी आपको आंसर करने वाले हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, ताकि हर इंसान तक हमारी बात पहुंच सके। और हमारे सपोर्ट के लिए, सर के सपोर्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसी तरीके की वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके सामने, लॉ से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, और हमारे देश से रिलेटेड, और हमारे देश की जनता से रिलेटेड। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।